बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है आज आपका 5th लेक्चर है। तो उसमें हमने पहले ये नेगेटिव फीडबैक में ये कंसिडर किया था कि नेगेटिव फीडबैक के 6 एडवांटेजेस हैं। एक ये था कि इसमें गेन को स्टेबलाइज करना, दूसरा इसमें होगा कि फ्रीक्वेंसी बैंड को इम्प्रूव करना, तीसरा नॉइस को कम करना, चौथा इनपुट हाई और आउटपुट लो शो करना। इसमें से आज हम ये देखते हैं इसका दूसरा फ़ायदा कि इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब क्या है? जिस तरह कोई रिस्पांस का मतलब होता है टू गिव यू में से आंसर और टू एक्ट अपॉन। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा कान जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। तो हम ये कहेंगे इसका मतलब ये है कि हमारा कान 20 फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 फ्रीक्वेंसी तक की आवाज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, न इससे कम न इससे ज़्यादा। तो ये जो रेंज होगी फिर हमारे कान की वो क्या होगी? 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। इसको हम कहेंगे कि ये ह्यूमन ईयर का फ्रीक्वेंसी बैंड है, या यानी हमारा कान इन फ्रीक्वेंसियों को रिस्पांस करता है, दूसरों को रिस्पांस नहीं करता। इससे कम और 20 से तो हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, वो भी हमें सही समझ नहीं आएगी। 20 किलो से ज़्यादा हो तो भी नहीं समझ आएगी। तो इसी तरह हमारे एम्पलीफायर जो है, ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं, उनकी भी एक रेंज होती है। जिस रेंज के अंदर, जिस फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है जिसके अंदर वो रिस्पांस शो करते हैं, यानी एम्प्लीफिकेशन शो करते हैं, लेकिन ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ नोन एज बैंड विड्थ। फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ, बैंड का मतलब होता है ना, यानी यू में से एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई एक सिंगल म्यूज़िक है, ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो हम कहते हैं म्यूज़िक बैंड बन गया है। तो बैंड होता है ग्रुप ऑफ समथिंग। तो सबसे पहले तो हम ये इसकी टर्म डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई बैंड विड्थ। क्वेश्चन ये होगा, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ। फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ। तो हम कहेंगे द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन रिस्पॉन्स इज नोन इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड। क्या इसकी डेफिनेशन होगी? कह लें कि द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज to which an amplifier shows linear response, shows linear response या uniform response is called its bandwidth। उससे इसका नाम क्या रखेंगे? बैंड विड्थ।
और दूसरा नाम है पास बैंड और पास बैंड। कि कोई भी एम्पलीफायर जो है वो मखसूस रेंज की सिग्नल को डील करता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब हम कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी बैंड। इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी बैंड से क्या मुराद है? ये तो आ गया कि फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है। दूसरा इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी बैंड, इसका क्या मतलब है? Question 2, what do you mean by improvement in frequency band? Improvement in फ्रीक्वेंसी बैंड कि फ्रीक्वेंसी बैंड की इम्प्रूवमेंट में क्या, इससे क्या मुराद है? अब आप देखिए, मैंने आपसे ये कहा है कि मतलब हमारा ह्यूमन ईयर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड है, रेंज है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। लेकिन ये सारी उम्र कायम नहीं रहता, 40 के बाद इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। 60 के बाद जो अपर लिमिट है वो 20,000 से 15,000 पे आ जाती है और लोअर लिमिट जो है वो भी बढ़ जाती है। अब जो हम मतलब कहते हैं कि इसकी एड के लिए जो लगाते हैं फ़ोन कान में, जिसको हम हीयरिंग एडिंग कहते हैं, वो हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड को बढ़ा देते हैं ताकि हम सारे 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक सारी बातें सुन सकें। या हो सकता है कि कोई जब हमने कोई आगे एडवांस ज़माना आ जाए तो हम बाकी जानवर या दूसरी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी को भी नोट करें, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद कर लें जो हमारे कान की फ्रीक्वेंसी रेंज में इजाफा कर दे। इजाफा का मतलब अपर लिमिट बढ़ा दे 20,000 से 30-40 कर दे, लोअर जो है वो 20 से कम करके 10 कर दे, जैसे डॉग्स में या दूसरे में होती है। तो इसको हम कहेंगे इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी बैंड। इम्प्रूवमेंट तो इसका मतलब होगा टू इंक्रीज द रिस्पांस रेंज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, टू इंक्रीज द bandwidth pass band of an instrument is known as improvement in frequency response। कि कोई ऐसा आला जो किसी में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड की चौड़ाई लंबाई को बढ़ा दे, रेंज को, जैसे हम मिसाइल की या दूसरे की रेंज बढ़ाते हैं कि अपर लिमिट भी बढ़ा दे और लोअर लिमिट कम कर दे तो उसकी ओवरऑल रेंज बढ़ जाएगी। तो उसको हम कहेंगे इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी बैंड। क्या इसकी डेफिनेशन होगी? कि इसका आंसर ये होगा कि टू इंक्रीज द बैंडविड्थ of an bandwidth of an amplifier by increasing its by an increase in its upper limit and decrease in the lower limit।
कि अपर लिमिट को बढ़ा के लोअर लिमिट को कम करके उनके दरमियान रेंज बढ़ाना। जैसे ये दो हाथ हैं, दरमियानी डिस्टेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि ऊपर वाले हाथ को ऊपर ले जाएं, नीचे वाले को नीचे, यानी अपर जो लिमिट है उसमें इजाफा कर रहे हैं और लोअर में कमी करें तो दरमियान में जो रेंज होगी उसमें इजाफा हो जाएगा और इसको हम कहेंगे इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी बैंड। अब हम देखते हैं कि जो एम्पलीफायर है विदाउट फीडबैक उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है और नेगेटिव फीडबैक की मदद से हम उसमें कैसे इजाफा करते हैं। तो पहले मैं ये कर्व बनाता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ एन एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या होती है? इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन गेन AV voltage gain and frequency, यानी what is frequency response curve? It is a curve or graph. It is a graph curve between gain of an amplifier, gain and frequency of signal. फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल या इनपुट, और इसको इनपुट कह दो। ये कर्व एक्सपेरिमेंटली यूं ड्राइव की गई है ऐसे। इसके पहले हमने देखना इसके 75% पर जाके हम देखते हैं ये F1 ये F2 और दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी को F कहते हैं। तो ये इसका जो होगा बैंड होगा F1 से लेके F2 तक, ये इसका फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी बैंड। आप कहेंगे ये F1 और F2 क्या है? ये F1 और F2 वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर एम्पलीफायर का गेन जो है वो 70% होता है, 1/2 मैक्सिमम का। यहाँ इसका जो होता है एम्पलीट्यूड, ये गेन वो मैक्सिमम होता है, इसको हम ए मिड कहते हैं। ए इधर देखो ना, ये ए का है, ये ए मिड आ गया, यानी वो मिड। व्हाट इज ए मिड? यानी इसमें F1 क्या है, F2 क्या है, इसकी डेफिनेशन में लिखने लगा हूँ कि इनको कहते हैं हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट। क्वेश्चन होगा कि डिफाइन, यानी F1, F2 and F. Question 3. What is F1? F1 is called lower हाफ पावर पॉइंट। यहाँ से उसकी ऑपरेशन शुरू होती है। लोअर
हाफ पावर पॉइंट। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, जो ए होगा उसकी कीमत वो जो ए मिड है उसके √2 के बराबर होगी। ठीक, F2 क्या है, ये अपर यहाँ वो ख़त्म होती है F2, इट इज़ दी अपर हाफ पावर पॉइंट, अपर हाफ पावर पॉइंट। एट दिस पॉइंट जो गेन जो होगा वो फिर वही होगा AF2 इक्वल टू A मिड divided by 2 under root. And what is F? The mid frequency at which gain is maximum. The mid frequency at which gain is maximum. Gain is a maximum। ठीक, तो अब हमने देखना है कि बैंडविड्थ फिर क्या हो गया इसका, बैंडविड्थ या वो आ जाएगा F2 माइनस F1। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि F2 को की कीमत बढ़ा दें और F1 की कीमत कम कर दें। तो अब हम देखते हैं बेटा जी कि नेगेटिव फीडबैक की मदद से किस तरह F2 में इजाफा हो जाता है और F1 की मदद से F1 में कमी हो जाती है और बैंडविड्थ में इजाफा हो जाता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बाय नेगेटिव फीडबैक। इम्प्रूवमेंट in frequency response by negative feedback। तो इसमें बेटा हम तकनीक ये करेंगे कि पहले एक एम्पलीफायर की बगैर फीडबैक के फ्रीक्वेंसी बैंड निकालेंगे और फिर विद फीडबैक, और प्रूव करेंगे कि फीडबैक वाली कीमत विदाउट फीडबैक से ज़्यादा है। उसमें हम पहले देखते हैं कि ये जो है पॉइंट, इसके बाद जितने भी होगा उसको हाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे और ये जो रीजन है इसको कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी, इसको कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। अब हमने देखना है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर जो गेन है उसको कहेंगे AHI, उसका A मिड के साथ क्या तुल्लक होता है। तो वो बेटा जी हम देखेंगे कि रिलेशन
between gain at high frequency with gain at low frequency. With no feedback, without feedback. तो वो बेटा ये होता है कि AHI, ये हाई का सिंबल, इक्वल टू A mid डिवाइडेड बाई 1 प्लस J F ओवर F2। इसमें आप जानते हैं A हाई गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी, A मिड गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी, J जो है वो कॉम्प्लेक्स नोटेशन है, F और F2 वो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं कि F जनरल पॉइंट और F2 जो है वो अपर लिमिट इसकी जो है वो देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये आ गया विदाउट फीडबैक। विद फीडबैक आपको पता है कि अगर आपने कल प्रूव किया था कि अगर बगैर फीडबैक के गेन मालूम हो तो फीडबैक का उससे रिलेशन क्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि गेन यानी हाई फ्रीक्वेंसी गेन, हाई फ्रीक्वेंसी गेन विद फीडबैक। तो वो जैसा आपको पता था A डैश, आपने कहा था ना वो था ऊपर A डिवाइडेड बाई A, यानी कह लीजिए कि बीटा A या A बीटा। तो यहाँ हम उसी तरह लिख लेंगे A हाई और ये भी A हाई और ये भी A हाई, ये A डैश हाई है। लेफ्ट पर जो है वो है हाई फ्रीक्वेंसी गेन विद फीडबैक और ये जो है राइट पे ये हाई फ्रीक्वेंसी गेन विदाउट फीडबैक, जिसकी ये कीमत नंबर 1 में है। अब हम ये हाई फ्रीक्वेंसी की कीमत यहाँ और ये हाई फ्रीक्वेंसी का जो गेन है विदाउट फीडबैक उसकी कीमत हम यहाँ और यहाँ दर्ज करेंगे। कहना है कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी गेन फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो वो जब हम कीमत दर्ज करेंगे तो हमें कैसी टर्म हासिल हो जाएगी। A डैश H, A डैश HI इक्वल टू A, इसकी जगह ये लिख लें पूरा फैक्टर A मिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस J F ओवर F2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा और उसकी जगह फिर आएगा A मिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस J F ओवर F2। अब हम नीचे ये जो है ये 1 वाली टर्म अलग है, हम ये एलसीएम लेके ऊपर और नीचे इसको कैंसिल करेंगे। इसके बाद आप नीचे इसके एलसीएम लें, ऊपर आ जाएगा A मिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस J
एफ ओपान F2, नीचे 1 प्लस जे एफ ओपान F2 एलसीएम आ गया। ये एलसीएम पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 1 प्लस जे एफ ओपान F2 प्लस अगली टर्म आ जाएगी यानी बीटा ए मिट। अब ये जो एलसीएम है ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। बाकी जो टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी ए मिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये टर्म पहले लिख लें क्योंकि ये रियल टर्म है, बीटा ए मिड प्लस जे एफ डिवाइडेड बाई F2। अब हम ये जो रियल टर्म है इसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद यूँ आ जाएगा ए मिट 1 प्लस बीटा ए मिट इनटू अगली टर्म पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा जे एफ ओपान F2 डिवाइडेड बाई क्या लेंगे दिस, तो प्लस जे दिस इनटू क्या आ गया जी 1, दैट इज 1 प्लस बीटा ए मिट। तो इसकी जो टर्म निकालेंगे उस जगह कॉमन ठीक आ गया 1 प्लस जे, कह लीजिए कि एफ ओवर F2, ठीक। तो ये इसमें जब कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए मिट, यानी इसमें से कॉमन निकालेंगे ना ये टर्म, इसकी जगह 1 आ जाएगा और इस टर्म के नीचे वो डिवाइड होके सारी टर्म आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इनको 2 फैक्टर बना लेते हैं, एक यहाँ तक एक वहाँ तक, यानी सेपरेटिंग फैक्टर्स। आफ्टर सेपरेटिंग फैक्टर्स के फैक्टर दोनों अलग अलग करें, आफ्टर सेपरेटिंग फैक्टर्स, तो वो जो हमारा ए एच हाई आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ए मिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए मिड, और दूसरा फैक्टर जो रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस क्या लेंगे जे एफ ओवर F2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए मिड।
अब ये फैक्टर जो है ये आप देखें कि ये किसके इक्वल है। ये वो फैक्टर है ए डैश एच, यानी कह लीजिए कि बिफोर उसके जो दिया था कि फीडबैक के बाद, यानी ये फैक्टर जो होगा ये वही हो जाएगा एच आई आफ्टर फीडबैक। तो इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं कि ए एच आई दैट इज इक्वल टू ए मिड। ये किसके इक्वल होगा कि दैट इज इक्वल टू ए डैश मिड, ये आ गया, यानी मिड पॉइंट पे गेन विद फीडबैक इनटू 1/1 प्लस जे एफ अपॉन F2 ओवर 1 प्लस बीटा ए मिड। ये आ गया। आप ये क्या लें कि सम व्हाट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस कॉम्प्लेक्स टर्म को रिमूव करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी टेकिंग दी कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 4, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो उसमें आपको पता है बेटा जी कि हम जे वाली टर्म का साइन माइनस करेंगे, लेफ्ट पर लिख लेंगे ए एच आई स्टार, और ये हो जाएगा फिर ए मिड, ए स्टार मिड इनटू 1/1 माइनस जे एफ ओवर F2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए मिड। इसके बाद हम पता ना, यानी अगर ये टर्म हो ए प्लस एटा भी ए माइनस एटा भी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनटू ए माइनस एटा बी, यह आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एटा इंटू एटा -1 और वो माइनस उससे प्लस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि टेकिंग मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 and 5, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 and 5, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 and 5, तो लेफ्ट पे आ जाएगा ए एच आई इंटू ए डैश एच आई स्टार, बल्कि इधर तो कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, दूसरा ए मिड, ए डैश मिड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह, और बी स्क्वायर की जगह एफ ओवर F2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए मिड होल स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर और वो इमेजिनरी टर्म बी स्क्वायर। अब हम टेकिंग यानी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा ए एच आई डैश, इधर ए डैश मिड
इंटू 1 प्लस एफ ओवर F2 ओवर 1 प्लस बीटा ए मिड स्क्वायर। याद रखें कि ये ना कहें कि ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यह कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। यानी याद रखिएगा अगर इस तरह हो ए प्लस बी स्क्वायर तो वो तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वो अंडर रूट से कैंसिल नहीं होता, क्योंकि यह कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसमें 2ab की कमी है। इसलिए ये ना सोचें कि भाई ये स्क्वायर जो है वो हमने इस अंडर रूट से क्यों कैंसिल नहीं किया, क्योंकि ये अलग अलग स्क्वायर है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि ये जो ए एच हाई है वो ए डैश मिड के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो वो शुरू में बताया था कि ये जो और ये जो होता है क्या वो कहते हैं कि गेन इसकी कीमत कितनी होती है। यह जो ए एच आई होता है मिड दैट इज इक्वल टू ए मिड डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। तो ये फिर आ गया ए मिड इंटू ओवर 1 प्लस एफ ओवर F2 1 दिस ओवर 1 प्लस बीटा ए मिड स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ए मिड के साथ कैंसल हो जाएगा, इधर भी ऊपर 1 बच जाएगा, इधर भी ऊपर 1 बच जाएगा। तो फिर इस टर्म को हम यूँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ upon F2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए मिड होल स्क्वायर। अब आप इस टर्म को इधर ले जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इधर आ जाएगा 1 प्लस एफ upon F2 1 प्लस बीटा ए मिड होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 2 अंडर रूट। अब अंडर रूट दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं, तो कैंसलिंग अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट पर आ जाएगा 1 प्लस एफ ओवर F2 ओवर 1 प्लस बीटा ए मिड स्क्वायर इक्वल टू 2। अब आप इस 1 को भी उस तरफ ले जाएं तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमने कीमत किसकी मालूम करनी है, एफ की। तो अब हम कहते हैं विद फीडबैक एफ जो है हम उसको रखते हैं F2 डैश।
जब हम उसको F2 डैश रखेंगे तो ये सारी टर्म रह जाएगी अंडर रूट 1 प्लस F2 डैश ओवर F2 इंटू 1 प्लस बीटा ए मिड F2 डैश ओवर F2 1 प्लस बीटा ए मिड। तो इसकी कीमत जब हम फिर कैंसिल कर देंगे दिस, तो ये आ जाएगा सिंपली कि 4 पैदा F2 डैश अंडर रूट तो ख़त्म हो गया हुआ था ना, ये आ गया था इक्वल टू 1। तो ये F2 डैश ओवर F2 किसके इक्वल हो गया, इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू पेज नंबर। तो जो F2 डैश ओवर F2 आएगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा ए मिड। तो जो F2 डैश होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस बीटा ए मिड इनटू F2। अब चूंकि ये टर्म जो है ये एक से ज़्यादा है इसकी, क्योंकि 1 में कुछ प्लस है, तो ये जो 1 प्लस बीटा ए मिड होगा ये ग्रेटर दैन 1 है, तो इसका मतलब ये होगा F2 डैश जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन F2। अब इसमें F2 क्या थी, अपर लिमिट विदाउट फीडबैक, और F2 डैश क्या है, अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक। इसका मतलब है अपर लिमिट में इजाफा हो गया नेगेटिव फीडबैक से। अब अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो उसमें ऐसे ही कैलकुलेशन हैं, सिर्फ फ़र्क पड़ना है साइन का, कि उसमें हमने वो जो ए लो लेना है दैट इज इक्वल टू ए मिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बजाय माइनस जे F ओवर F2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ ये साइन का फ़र्क पड़ेगा, तो फिर जो F1 डैश होगी फिर F1 डैश रखना है, फिर जो F1 डैश होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस बीटा ए मिड इनटू F1। अब ये फैक्टर जो है ये इसकी कीमत 1 में से कुछ कम है। अब इसका मतलब ये होगा कि F1 डैश ओवर F1 जो है वो लेस दैन 1 होगा, या F1 डैश जो है वो लेस दैन F1 होगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव फीडबैक की मदद से जो अपर लिमिट है वो बढ़ जाती है और लोअर लिमिट कम हो जाती है, और बैंडविड्थ में इजाफा, जैसा कि वो शो किया गया है उधर के। ये देखो कि अगर ये आपकी कर्व है F1 F2, तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ तक आ गया A से लेके B तक, लेकिन अगर F2 की कीमत बढ़ जाएगी, वो कहीं यहाँ आ गया F2 डैश, इसकी कीमत कम हो गई, ये यहाँ आ गया F1 डैश फीडबैक की मदद से, तो फिर जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगी पॉइंट ए डैश पे शिफ्ट हो जाएगा, बी डैश पे शिफ्ट हो जाएगा, और अब नया फ्रीक्वेंसी बैंड जो होगी वो आ जाएगा ए डैश बी डैश, जो कि ए डैश बी डैश जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन ए बी। इसका मतलब होगा F2 डैश माइनस F1 बैंड जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन F2 माइनस F1, या डेल्टा F डैश इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा F, कि ये फ्रीक्वेंसी बैंड उससे ज़्यादा का।
तो ये था बेटा आज का लेक्चर। ये मैं आपको नोट्स साथ सेंड कर देता हूँ जो कैलकुलेशंस की हैं। फिर एक दफ़ा दोबारा समरी सुन लें कि आज हमने पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच फॉर विच एन एम्पलीफायर शोज लीनियर रिस्पांस के उसके गेन में कोई कमी बेशी नहीं होती, वो लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, इज नोन एज बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ में हम एक पहले कर्व ड्रा करते हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व कहते हैं। वो कर्व किस किस के दरमियान होती है? गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल या इनपुट। उसमें फिर हम 3 पॉइंट मार्क करते हैं। एक लोअर हाफ पावर पॉइंट, यहाँ से उसका रिस्पांस शुरू होता है जैसे हमारे कान का 20 से। एक अपर हाफ पावर पॉइंट F2 या जिस फ्रीक्वेंसी पर जाके वो उसका एंड होता है। F1 से लेके F2 के दरमियान जो रेंज है वो उसका फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाएगी। जो होते हैं मतलब शुरू में और एंड वाले पॉइंट, उन पर जो गेन होता है वो A मिड के 70% के बराबर होता है। A मिड डिवाइडेड बाई 200 45%। दूसरा भी F2 भी उसी पे। तो फिर हमने देखना है कि भाई जब हम इसको नेगेटिव फीडबैक करते हैं तो किस तरह हम इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में इजाफा कर सकते हैं। इजाफा करने के लिए अपर लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, लोअर लिमिट कम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह हमने ये शो करना है कि फीडबैक की मदद से F2 की कीमत जो F2 डैश की वो F2 से ज़्यादा हो जाती है और लोअर लिमिट F1 डैश जो है वो F1 से कम हो जाती है। ठीक, तो उसमें आपने बेटा ये दरमियान में उनके रिलेशन याद रखने हैं। 2 खास रिलेशन, एक रिलेशन बिटवीन गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का गेन को AHI से ज़ाहिर करेंगे, HI हाई का सिंबल। लो पे हम उसको A लो से ज़ाहिर करेंगे। इनके दरमियान रिलेशन आपको पता है कि इसके इक्वल होता है कि AHI इज इक्वल टू A मिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस J F ओवर F2। इसमें F2 उसकी अपर लिमिट है फ्रीक्वेंसी की, F जो है अननोन सिग्नल जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, J कम्प्लेक्स नोटेशन है। लोअर के लिए हम यहाँ प्लस की बजाय साइन माइनस ले लेंगे। पहले फिर हमने लिखना है एक दफ़ा गेन विदाउट फीडबैक, AHI इज इक्वल टू A मिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस J H1 अपॉन F1 अपॉन F2 इंटू बीटा मिड। तो फिर हमने उसको देखना है कि भाई फीडबैक से उसका AH डैश क्या हो जाएगा। AH डैश वाले फार्मूले में हमने वो AH की कीमतें बगैर जो फीडबैक है वो पुट करनी है। फिर एंड पे कैलकुलेशंस करके जो रिज़ल्ट हासिल होना है उसको, और इसी तरह हमने कहना है कि जो लोअर लिमिट है उसमें हम यही करेंगे लेकिन साइन उसका उल्ट हो जाएगा, और इस तरह हम ये प्रूव करेंगे कि किस तरह वो अपर लिमिट बढ़ जाती है, लोअर लिमिट कम हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बेटा जी हम इसके बाकी जो रिस्पांस है, इसके जो एडवांटेजेस हैं कि कैसे नॉइज़ कम होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू। अब आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ओके, खुदा हाफिज़।